हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो ये कुंडली आपके सामने है, यहाँ पे जातक से ये कहा गया कि इस कुंडली के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ के अगर कार्य किया जाए तो काफ़ी उन्नति प्राप्त होगी और काफ़ी कोर्सेस भी इन्होंने किए। अब सवाल ये उठा कि ये सारे कोर्सेस करना और इसके साथ साथ खुद को एस्ट्रोलॉजी के अंदर लेके आना, उसके बावजूद भी एक तरीके का जो पैसा होना चाहिए या एक तरीके से नाम होना चाहिए, वो क्यों नहीं विकसित हो पा रहा। पहला ये प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न जो है वो ये कि कार्य क्षेत्र के अंदर बाधाएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तो आज इस कुंडली विश्लेषण के अंदर हम दोनों ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी को, अगर हमें आती भी है तो उसे दूसरों के लिए प्रयोग करते हुए कुछ धन उपार्जन का एक तरीका बना सकते हैं, या कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जहाँ पे कि व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को सीख सकता है लेकिन वो उसको अपने व्यवसाय के रूप में नहीं बना सकता। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको जीवन एक मौका देता है और साथ ही साथ कुछ रिसोर्सेस प्रदान करता है जिससे कि वो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझ पाते हैं। इस कुंडली के अंदर यदि आप देखेंगे तो मंगल जो है वो इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह है। ठीक है, आत्मकारक ग्रह का संबंध जब कभी भी अष्टम भाव से या 11th हाउस से बने तो सबसे पहले हम तवज्जो देते हैं। अगर आपके आत्मकारक का संबंध लाभ भाव 11th हाउस से बनता हो तब आपको कहीं ना कहीं जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है वो कुछ लाभ प्रदान कर सकती है। अगर मान लीजिए आत्मकारक का संबंध 11th हाउस से नहीं बन रहा अपितु वो 8th हाउस से बन रहा है, ऐसे स्थिति में आत्मकारक ग्रह जैसे कि यहाँ पे मंगल है वो अष्टमेश होकर अष्टम में ही बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की ऑक्कल्ट साइंसेस में अभिरुचि उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वो चीज़ों को खोज के निकालने का भाव है और जब कभी भी आत्मकारक ग्रह संबंध बना ले अष्टम भाव से तो जब तक किसी चीज़ को वो खोजे नहीं तब तक व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होती। मंगल एक्चुअल में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है। ऐसे स्थिति में अष्टम भाव में बैठे हुए स्वराशि के मंगल को देखा जाए तो पहली सलाह ये होगी किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग रिसर्चेस में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये पहली चीज। दूसरी बात, मंगल जो हैं वो इस कुंडली में शुक्र को साथ में लेके बैठे हुए हैं और शुक्र कहीं ना कहीं भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं। ऐसे स्थिति में मंगल और शुक्र का ये जो संबंध बन रहा है ये आपको किसी ना किसी रूप में आर्थिक चीज़ों पे, क्योंकि शुक्र जो है वो अपने नक्षत्र के बैठे हैं, बलवान कहे जाएंगे, आर्थिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतरीन या धन संबंधित चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम में बारीकियां प्रदान कर सकता है। शुक्र जो हैं वो जाने जाते हैं सभी प्रकार की औषधि के लिए, शुक्र जाने जाते हैं कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के लिए भी। तो आत्मकारक ग्रह मंगल का संबंध जब शुक्र से बन रहा है तो वहाँ तक तो ये बात सुनिश्चित है कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी कहीं ना कहीं जीवन के रहस्यों को खोजने के लिए पड़ती, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आत्मकारक ग्रह का संबंध लाभ भाव से नहीं बन रहा। ठीक है, मैंने बहुत पहले के वीडियो में भी समझाया था। आत्मकारक ग्रह का संबंध आपकी कुंडली में 11th हाउस लॉर्ड से बने और उसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तब व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ बना पाने की कैपेसिटी दिखाता है। क्योंकि 11th हाउस 11वां भाव जो है वो अष्टम खोज का सुख भाव है। अष्टम से 4 घर आगे पड़ता है 11वां भाव। ऐसे स्थिति में जब आत्मकारक ग्रह खुद 11th हाउस से जुड़ जाए तब जाके व्यक्ति को जीवन में अष्टम के खोज के रहस्यों के सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आत्मकारक ग्रह यदि अष्टम से ही जुड़ जाए तो ऐसे स्थिति में उसका सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसकी खोज निरंतर चलती रहती है। तो ये तो पहले सवाल का जवाब हुआ कि आपकी कुंडली में आप
आपको एस्ट्रोलॉजी या जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोजने की एक प्रवृत्ति होगी और वो आपके अंदर हमेशा बरकरार रहेगी, परंतु आप उसको उस प्रकार के लाभ की स्थिति में उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मकारक ग्रह खोजने की तो आपको पूरी शक्ति देता है, उसका आर्थिक रूप से प्रयोग करने की इजाज़त नहीं दे रहा। अब दूसरी चीज़, आत्मकारक ग्रह मंगल का खुद का संबंध फिर शुक्र के साथ है, जो कि फाइनेंसेस भोग को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं वो 9th हाउस और सेकंड हाउस का स्वामी है। इसीलिए एक दूसरी अभिरुचि जो है आपके अंदर वो मौजूद है, किसको लेकर? स्टॉक मार्केट, फाइनेंस मार्केट को लेकर। ये दोनों ही प्रभाव मंगल और शुक्र की युति के कारण देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ही पहली चीज़। अब देखिए दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में दसम भाव के स्वामी बन रहे हैं बुधदेव, और बुधदेव की जो स्थिति है वो कैसी हो रही है? ऐसी राशि में जाके बैठे हैं जहाँ पे उन्हें नीच राशिस्थ कहा जाता है। गुरु जो हैं वो केंद्र में ही बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में लगन से यदि गुरु केंद्र में है तो नीच भंग भी हो जाएगा। तो बुध का नीच होना और नीच भंग हो जाना, यहाँ तक की स्थिति तो अच्छी है, वो ठीक है। लेकिन परेशानी क्यों आ रही है प्रोफेशन के अंदर, जब 10th हाउस का स्वामी केंद्र में और नीच भंग करके बैठ रहा है? तो अब देखिए परेशानी को समझिए। जब कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठता है तो उसकी अवस्था को हम कुपित अवस्था कहते हैं। इस समय इसी बुध की आपके ऊपर महादशा चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वो दसम और लगन, स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी और आपके कार्य क्षेत्र, आपका रुतबा, 10वां भाव, आपका स्टेटस, उनको कहीं ना कहीं परेशान, पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रह खुद में ही पीड़ित अवस्था में हैं। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, आप अगर देखेंगे तो इस कुंडली में बुध के दोनों तरफ दो ग्रह जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पे सूर्य हैं, आगे देखेंगे तो मंगल है, पीछे देखेंगे तो चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी को यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चंद्रमा को हम कैसा ट्रीट करेंगे? मैलेफिक ट्रीट करेंगे, क्योंकि सूर्य से उनकी दूरी डिग्री वाइज कम से कम 3 घर से ज़्यादा हो, तब हम कहते हैं कि चंद्रमा शुभ स्थिति में है। अन्यथा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी थोड़ा सा चंद्रमा सूर्य के करीब आने के कारण, डिग्री डिफरेंस कम होने के कारण, पॉजिटिव की जगह उसे हम क्रूर रूप का चंद्रमा कह सकते हैं। ठीक है, बेनिफिक और मैलेफिक की जब बात होती है तो हम कह सकते हैं कि मैलेफिक हो गया चंद्रमा यहाँ पे। ऐसे स्थिति में बुध को एक तरफ मैलेफिक चंद्रमा ने और आगे मंगल ने घेर के रखा हुआ है, जिसकी वजह से पाप कतरी प्रभाव में आपका बुध भी खुद है। यानी कि वो इस उलझनों में उलझ रहा है कि उससे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात कि क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही कि किस जगह से आगे बढ़ के हम अपना एक अच्छा क्षेत्र स्थापित करें। तो पहली कंडीशन है, जो बुध है जिसकी दशा चल रही है वो कहीं ना कहीं पाप कतरी मध्यस्थ प्रभाव में है। दूसरी तरफ से शनि और केतु के मध्य आपका दसम भाव भी पड़ रहा है। केतु की मूवमेंट 10th हाउस की तरफ हो रही है, शनि की मूवमेंट भी 10th हाउस की तरफ हो रही है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पाप कतरी फॉर्मेशन कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आपका दसम भाव पाप कतरी प्रभाव में है और दशमेश स्वयं कहीं ना कहीं उलझा हुआ सा है। पहली कंडीशन, जो कि इस कुंडली में प्रोफेशन लाइफ के अंदर चैलेंजेस को दर्शाता है। एक बात हो गई। दूसरा, गुरु की अंतर्दशा जो कि चल रही है, तो गुरु को भी एक बार आप ध्यान से समझिए। गुरु इस कुंडली में ऐसे तो शुभ ग्रह कहे जा सकते हैं, लेकिन जब तक गुरु लगन के स्वामी ना बने तब तक वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द्विस्वभाव राशियां यानी कि बुध और गुरु की राशियां जब लगन में आती हैं, तब ऐसे स्थिति में अगर वो ग्रह लगन का स्वामी बन रहा है तो ठीक, यदि वो ग्रह लगन का स्वामी नहीं बनता तो ऐसे स्थिति में वो आपको जीवन में परेशानियां शुरू कर देता है। कंसेप्ट वही है कि जब कभी भी कोई शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह लगन भाव को छोड़कर बाकी किसी भी केंद्र का स्वामी बनेगा तो वो अपनी शुभता में कमी कर देगा। ठीक है, तो उस रूल को ध्यान में रखते हुए गुरु इस कुंडली में
केंद्र के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ऐसे स्थिति में केंद्र अधिपति दोष में उनको लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको गुरु को देख के समझ में आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर कुंडली में यदि गुरु केंद्र से बाहर कहीं बैठ जाते तो बेहतर होते। केंद्र के स्वामी हैं लेकिन लगन भाव के स्वामी नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर वो केंद्र में ही बैठ जाएंगे तो केंद्र अधिपति दोष का प्रभाव गुरु के ऊपर मानना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए, इस कुंडली के अंदर जब आप दशमांश को देखेंगे तो दशमांश में आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए, इस कुंडली का दशमांश यदि हम बनाने की कोशिश करें तो फर्स्ट हाउस के जो स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं बुध खुद, और वो बैठे हैं नवम भाव में। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो दशमांश है वो खुद के कुछ अपना करने की स्थिति को दर्शाता है सबसे पहले तो। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसलिए आपको दशमांश कुंडली को समझना चाहिए। बुध जिसकी महादशा चल रही है वहाँ से अंतरदशानाथ गुरु जो हैं वो कैसे बैठे हुए हैं, 12वें बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक गुरु की अंतरदशा चल रही है तब तक परेशानियां मानसिक रूप से आपको घेर के रखेंगी कार्य क्षेत्र के रिगार्डिंग। ठीक है। जब ये गुरु की दशा समाप्त हो जाए मई में और इसके बाद शनि की दशा शुरू हो तो ऐसे स्थिति में शनि, क्योंकि इस कुंडली में बैठे कहाँ पर है, दशमांश का चार्ट है और शनि छठे भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, 7वें में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का कुछ स्व व्यवसाय करने की स्थिति में आ सकते हैं। रीज़न ये है कि सप्तम भाव में शनि दिशा बली होते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार के व्यापार में आगे उन्नति का अवसर प्रदान हो सकता है। पहली कंडीशन फर्स्ट हाउस लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना, और दूसरा कि ऐसे ग्रह का 7वें भाव में आके बैठना जो कि वहाँ पे दिशा बली होता है। नौकरी के अंदर अगर आपसे जब हम बात हुई थी तो चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। आप वैसे तो सिविल इंजीनियर, लेकिन आपका जो कार्यक्षेत्र रहा वो हार्डवेयर से रिलेटेड रहा। ठीक है। तो हार्डवेयर से रिलेटेड कार्यक्षेत्र की एक वजह अगर हम इस कुंडली में देखने की कोशिश करें तो वो ये समझ में आता है कि केतु जैसे ग्रह का प्रभाव सबसे पहले, और दूसरा बुध की राशि 3 नंबर का प्रभाव। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर की राशि दशमांश में भी थी, लगन कुंडली में भी थी, जो बेसिकली कमीशन वर्क्स को दर्शाती है। और केतु जैसे ग्रह जो कि दशमांश के चार्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको हार्डवेयर या लैंग्वेजेस के कार्य की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए नजर आते हैं। अगर कार्य स्थिति की बात करें तो मेरे हिसाब से 30 मई के बाद से, यानी कि जब तक ये गुरु का प्रभाव चल रहा है, बल्कि 30 मई भी नहीं, थोड़ा और आगे तक ही कहेंगे, गुरु का प्रभाव जब तक आपके ऊपर चल रहा है तब तक आपको कार्य क्षेत्र में किसी न किसी रूप की अड़चने, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब गुरु में राहु का प्रत्यंतर आएगा, क्योंकि राहु केतु का संबंध कहीं ना कहीं इस कुंडली में दसम भाव से बन रहा है, तो राहु के प्रत्यंतर दशा में आगे जाकर आपको कोई नया कार्य मिल सकता है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट को एज अ प्रोफेशन बनाने की, तो हाँ वो पॉसिबिलिटी बनती है। उसके रीजंस क्या हैं? देखिए, बुध जो है, जो हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस कुंडली में सेकंड हाउस, सेविंग्स वाले या फाइनेंस वाले हाउस में संबंध बना रहे हैं। तो आपकी बुद्धि इस कार्य में बहुत ही कुशल है कि फाइनेंस से, पैसों से जुड़े हुए, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर आप कहीं ना कहीं दूसरों को गाइडेंस कर सकते हैं। तो अपने खुद के व्यापार के रूप में आप चाहें तो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा लोगों के साथ धीरे धीरे नेटवर्किंग बनाकर स्टॉक मार्केट के जो कॉल्स हैं वो दे सकते हैं। ठीक है। लगन कुंडली के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो आपका शुक्र है उसका संबंध आपके मंगल के साथ बन रहा है, आत्मकारक ग्रह के साथ बन रहा है। ऐसी स्थिति में आत्मकारक ग्रह का संबंध जब शुक्र, जो कि भोग और लक्ष्मी का संबंध है, अष्टम, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है स्टॉक मार्केट्स में अचानक होने वाली चीज़ों में। और राहु भी आपकी कुंडली में वैसा ही बैठा हुआ है पंचम में, स्पेक्युलेटिव गेन्स के अंदर दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। तो उसको आपको यूज़ करना चाहिए अपने प्रोफेशन के रूप में। एस्ट्रोलॉजी से आप गेन्स इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि आत्मकारक ग्रह खोजने की ताकत तो दे रहा है, उससे लाभ प्रदान नहीं करने दे रहा। इसलिए मेरी सलाह यही होगी, स्टॉक मार्केट वाले काम के अंदर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ें
और फिर जब थोड़ा-सा आप कंफर्टेबल हो जाएँ, तो कमीशन बेसिस पर आप अपना खुद का कोई भी निजी व्यवसाय कर सकते हैं। धन्यवाद।